नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनीश कुमार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज हम बात कर रहे हैं तिब्बत के बारे में। हम तिब्बत के संक्षिप्त इतिहास और वर्तमान में जो तिब्बत की स्थिति है, किस तरह से चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तिब्बत एक हिमालयी राज्य है और एक पठारीय भाग है जो लगभग 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक इलाका है जो भारत और चीन के बीच पड़ता है। और जो तिब्बत है उसकी भारत और चीन के साथ लगभग समानता है। चीन के साथ भी कुछ समानता है, भारत के साथ भी कुछ समानता है। जो तिब्बत प्रांत है, आज वर्तमान में ये एक प्रांत है। वैसे तिब्बत एक देश हुआ करता था और अपने आप में तिब्बत, जिस हिसाब से तिब्बत की अपनी एक पहचान है, अपनी एक व्यवस्था थी, अपने आप में एक देश था तिब्बत। 1949 से पहले तिब्बत पूर्ण रूप से एक संप्रभु प्रभु देश था, लेकिन 1949 के बाद जब चीन ने धीरे धीरे तिब्बत पे आक्रमण किया तो तिब्बत को चीन ने अपना एक राज्य बना दिया और उसको ऑटोनॉमी दे दी। दोस्तों, तिब्बत के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण 7वीं सदी से मिलने शुरू होते हैं। 7वीं सदी के आसपास बौद्ध धर्म के प्रचार में काफ़ी लोग तिब्बत की तरफ गए। 1013 में नेपाल ने धर्मपाल और अन्य बौद्ध विद्वानों को तिब्बत भेजा। 1042 में अतीश दीपंक श्रीज्ञान और श्री विवेक बिलौया तिब्बत पहुँचे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सन 1207 ईस्वी में शाक्य वंशियों ने, जैसा कि आप जानते हैं, शाक्य वंशी महात्मा बुद्ध के वंश को शाक्य वंश कहा जाता था। तो शाक्य वंशी मतलब बुद्ध के अनुयायियों ने तिब्बत में अपने एक राज्य की स्थापना करी और वहाँ पे जो मंगोलों का वर्चस्व था उसको ख़त्म किया। उसके बाद 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं 17वीं सदी तक लगभग तिब्बत में इसी तरह से मंगोलों का प्रभुत्व बना रहा। बाकी जो शाक्य थे उनका भी शासन चलता रहा मंगोलों के अंडर में। और 1720 ईस्वी में चीन के माछू प्रशासन ने मंगोल थे जो उनको पूरी तरह से वहाँ से समाप्त कर दिया। और उस समय दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, जहाँ आज हमारा भारत है, जो म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, जहाँ तिब्बत भी पड़ता है, तो इस इलाके में अंग्रेज़ अपना पाँव पसार रहे थे। और अंग्रेज़ जब अपना पाँव पसार रहे थे तो अंग्रेज़ों ने इस इलाके पे भी कई बार आक्रमण किया, कई संधियाँ करने की कोशिश की और तिब्बत किसी तरह से एक अलग देश के रूप में एक पहचान बना रहा। सन 1788 से लेके 1792 में गोरखाओं और तिब्बतियों के बीच युद्ध होते हैं और ये युद्ध किसी विशेष परिणाम के, मतलब ना तो इसमें तिब्बती जीतते हैं और ना ही नेपाली, और नेपालियों को काफ़ी हानि होती है जिससे नेपालियों को पीछे हटना पड़ता है। और जो तिब्बत है वो अपना सह अस्तित्व एक देश के रूप में बनाए रखता है, एक स्वतंत्र और स्थिर राज्य के रूप में बना रहता है। तब तक जो इसके दक्षिणी भाग थे, लद्दाख, ये कश्मीर के राजा के अंडर में आ चुके थे और जो सिक्किम था ये अंग्रेज़ों के आधिपत्य में आ चुका था। और जो पूर्वी भाग था तो वो चीन का जो सिचुआन प्रांत है वर्तमान में, वो तिब्बत का पूर्वी भाग था, तो वो चीन के बाकी जो राजा थे उनके कंट्रोल में था। लेकिन जो मुख्य तिब्बत था, जो मुख्य तिब्बत है जहाँ तिब्बत की राजधानी पड़ती है, वो सारा इलाका जो शाक्य थे, जो तिब्बत के धार्मिक शासक थे, उनके अधीन बना रहा। तिब्बत के मामले में पहली बार 1912 में चीन का जो माचू साम्राज्य था, वहाँ पे माचू साम्राज्य का जब अंत होता है तो तिब्बत पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर के खड़ा होता है। लेकिन इसी बीच 1913-14 में शिमला में चीन, भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच बैठक होती है। भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि थे वो अंग्रेज़ थे और चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों में एक बैठक होती है और उसमें तिब्बत को 2 भागों में बांट दिया जाता है। जो पूर्वी भाग है तिब्बत का, उसको, जो वर्तमान में सिचुआन प्रांत है चाइना का, तो उसको इनर तिब्बत कहा गया और वो तिब्बत के मूल भाग से अभी भी अलग ही है। तो ये
पूर्वी भाग को सिचुआन प्रांत को अलग कर दिया गया और पश्चिमी भाग जो बाह्य तिब्बत जिसको कहा जाता है, बाह्य तिब्बत जहाँ लामा लोग थे जो धार्मिक शासन के अधीन था, वो 2 भागों में बँट गया तिब्बत 1913-14 के समझौते में। नेक्स्ट टर्न जहाँ पे परिवर्तन आता है वो है 1933 में, जब 13वें लामा की मृत्यु होती है। उसके बाद बाह्य तिब्बत में धीरे धीरे चीन के घेरे में आने लग जाता है। तो जब 13वें लामा की मृत्यु होती है तो जो बाह्य तिब्बत है, जो वर्तमान जो तिब्बत है, जो ऑटोनॉमस रीजन है आज तिब्बत, तो वहाँ पे चीन का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जहाँ पे यहाँ पे आके 1940 में 14वें लामा दलाई लामा थे जो वो शासन संभालते हैं, सत्ता संभालते हैं। और दलाई लामा के सत्ता संभालने के बाद 1950 में जब पाछेड़ लामा जो जैसे दलाई लामा हैं उसी तरह से पाछेड़ लामा भी होते हैं, तो पाछेड़ लामा के चुनाव में तिब्बत और चीन एक दूसरे के आमने सामने पहली बार आए। मतलब यहाँ पे आके पहली बार ये देखा गया कि चीन और तिब्बत एक दूसरे के साथ न होके अलग अलग देश हैं। उससे पहले ना तो तिब्बत ने कभी अपने आप को एक तरह से अलग राष्ट्र के रूप में दिखाने की कोशिश की थी। वो एक राष्ट्र था लेकिन वो चीन के साथ एक मित्रवत व्यवहार रखता था। लेकिन पाछेड़ लामा के चुनाव के समय पे यहाँ पे चीन और तिब्बत के बीच पहली बार शक्ति प्रदर्शन की नौबत आती है और यहाँ से चीन को तिब्बत पे आक्रमण करने का मौका मिलता है और तिब्बत पे चीन आक्रमण भी कर लेता है। उसके बाद 1951 में संधि होती है तिब्बत के कुछ प्रशासनिक लोगों के बीच और चीन के बीच, और जिस संधि में जो तिब्बत का भूभाग है उस पे चीन का एक लीगल कब्जा हो जाता है। बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पे चीन का लीगल कब्जा होता है लेकिन फिर भी जो शासक थे वो दलाई लामा ही थे। लेकिन उसके बाद जब काफ़ी सारे कानूनों में चीनी अधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण असंतोष बढ़ता है, दलाई लामा के अधिकारों को सीमित किया जाता है और उनके लगभग सारे अधिकारों को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पे वहाँ विद्रोह शुरू हो जाता है और यहाँ पे आके चीन की सेना तिब्बत में पूरी जोर से पूरी ताकत के साथ घुसती है और वो तिब्बत को कुचल देती है। 1959 तक आते आते जितनी हिंसाएं हुई, जितने आंदोलन हुए, सबको बलपूर्वक दबाया गया। हजारों तिब्बतियों को मार दिया गया और जो तिब्बत के सबसे पड़ोसी देश थे, भारत, नेपाल या फिर जो भी बड़ी बड़ी ताकतें थी उस समय, सोवियत संघ हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, ब्रिटेन हो गया, वो सब चुप्पी साध लेते हैं इस मामले पे और तिब्बत को चीन के अधीन होने देते हैं और इस तरह से तिब्बत का एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अस्तित्व खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो दलाई लामा हैं वो भारत में शरण लेते हैं और आज तक भी वो भारत में ही हैं। आज तक भी दलाई लामा भारत में ही रहते हैं और काफ़ी सारे तिब्बती लोग भारत में रहते हैं और भारत के मैक्लोडगंज में उनकी एक अस्थायी सरकार टाइप की भी चलती है जो जिसको भारत सरकार सपोर्ट करते हैं और एक तरफ से भारत सरकार उनके साथ ये कहा जा सकता है कि उनके मन को खुश रखने वाली बात है। बाकी उनके मामले में भारत टांग भी नहीं अड़ाता है। भारत ने भी वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट किया है और वन चाइना पॉलिसी के अनुसार तिब्बत चीन का संप्रभु भाग है, तिब्बत चीन का अखंड हिस्सा है, ये भारत भी मानता है। तो सन 2008 में भी तिब्बत में काफ़ी विद्रोह होते हैं लेकिन उनको दबा दिया जाता है और 2011 में आके एक अलग बात होती है। जो 14वें दलाई लामा हैं वो अपने सारे अधिकारों को जो तिब्बत में राजनीतिक अधिकारी हैं उनको सौंप देते हैं और इस तरह से 370 वर्षों से चली आ रही ये दलाई लामा के मुखिया होने की जो परंपरा थी वो ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से चीन के हाथ में सौंप दी गई तिब्बत की कमान। अब वर्तमान में दलाई लामा तिब्बत के लिए एक अलग राष्ट्र की बात नहीं करते हैं। अब समय बीत गया है, चीन एक बड़ी ताकत के रूप में उभर के आया है। अब वो तिब्बत को ज़्यादा स्वतंत्र और ज़्यादा स्वायत्तता की मांग करते हैं और उनकी
उनकी इस मांग को भी चीन ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है, क्योंकि वर्तमान में चीन इतना ताकतवर हो चुका है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी चीन के खिलाफ सीधे नहीं जाता है किसी तरह से। जिस तरह से कि दक्षिण चीन सागर में चीन ने सभी देशों के अधिकारों का हनन किया है, लेकिन वहाँ पे भी कोई बड़ी ताकत चीन को सीधे तौर पे चुनौती नहीं देते हैं। और जहाँ पे कि जबकि दक्षिण चीन सागर में चीन के अधिकार से ज़्यादा उनका अधिकार है वहाँ पे, जो उसके इर्द गिर्द के देश हैं, फिलीपींस हैं, ब्रुनेई हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया हैं। तो इन सभी जगहों पे चीन की दादागिरी चली आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से चीन ने तिब्बत को अपने साथ मिलाया और वहाँ के सारे लोकतांत्रिक और जो वहाँ की सभ्यता थी, सारी चीज़ों का दमन किया, और किस तरह से चीन ने एक संप्रभु देश को अपना हिस्सा बनाया। और चीन इसी तरह की पॉलिसी के आधार पे चलता आया है। चीन ने काफ़ी बाकी देशों पे भी कब्जा किया है, और इसी सब के हिसाब से चीन भारत के लद्दाख में भी घुसपैठ करता है, अरुणाचल प्रदेश में भी, और काफ़ी जगह पे ऐसे करता है, नेपाल में भी ऐसे करता है। तो दोस्तों, आगे इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।